जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के मेंडेलियन सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शब्दावली या टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्दों या टर्म्स का उपयोग जेनेटिक्स में किया जाता है। सबसे पहला शब्द है जीन। तो इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो वह कारक जो किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति या उसको प्रकट होने के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन है वो किसी भी जीव के जैविक लक्षणों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। मेंडल ने जीन के लिए कारक शब्द का उपयोग किया था 1866 में। उसके बाद फिर जोहानसन ने 1909 ईस्वी में जीन शब्द दिया था। जो जीन है वो गुणसूत्रों के घटक होते हैं और गुणसूत्रों पर ये रेखीय रूप से उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन देखो, जीन्स गुणसूत्रों पर रेखीय विन्यास के रूप में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। जीन शब्द का चयन किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जोहानसन ने 1909 में किया था। उसके बाद देखो, एक आनुवंशिक कारक जो एक जीव के किसी जैविक गुण का नियंत्रण करता है उसे कहते हैं, तो उसके यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीन कहते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है युग्म विकल्पी या एलिल्स। तो ये समजात गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो समजात गुणसूत्रों की जो संगत स्थितियां होती हैं या समान स्थितियां होती हैं, वहां पर जीन के वैकल्पिक रूप उपस्थित होते हैं जिन्हें एलिल्स या युग्म विकल्पी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हो, ये दो समजात गुणसूत्र हैं जिनमें 3 जीनों के युग्म विकल्पी जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो है ये एक जीन के युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दूसरे जीन के युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी तीसरे जीन के युग्म विकल्पी हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, जीन के वैकल्पिक रूप को भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा युग्म विकल्पी भी कहा जाता है। जीन के वैकल्पिक रूप को कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा युग्म विकल्पी। तीसरा शब्द है जिनोम। तो जिनोम क्या होता है, किसी भी जीव के अंदर जो अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय है उसको हम लोग जिनोम कहते हैं। इस जिनोम के अंदर संपूर्ण आनुवंशिक सूचना होती है जिसकी आवश्यकता किसी जीव को कार्य करने के लिए होती है। क्वेश्चन देखो, गुणसूत्रों का वह पूर्ण सेट जो एक द्विगुणित जनक से एक इकाई के रूप में वंशागत होता है कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जिनोम। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या किया जाता है, जब दो पौधों के मध्य हम लोग क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उस समय अगर हम केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हैं तो इसे हम लोग एकल संकर संकरण कहते हैं। अब इसमें अगर लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें तो ये आता है 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात आता है इसमें 1:2:1। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल टी ये एक जनक है जो कि आनुवंशिक रूप से शुद्ध है, स्मॉल टी दूसरा जनक है जो कि आनुवंशिक रूप से शुद्ध है, और दोनों के जो लक्षण हैं वो एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये लंबेपन के लिए है और ये बौनेपन के लिए है, तो इन दोनों में अगर अपने क्रॉस करवाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एकल संकर संकरण। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, मटर के एक बौने पौधे को जिब्रेलिक अम्ल से उपचारित करने पर मटर के लंबे पौधे के समान लंबे पौधे प्राप्त हुए। इन लंबे पौधों का संकरण विशुद्ध लंबे पौधों से कराने पर F1 पीढ़ी में समलक्षणीय अनुपात क्या होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक बौना पौधा है जिसको जिब्रेलिक अम्ल से हमने उपचारित किया है तो वो लंबा हो जाता है। तो जिब्रेलिक अम्ल जो है वो पौधे के जीन प्रारूप के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, तो बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। अब इसका संकरण हम लोग करवा रहे हैं लंबे पौधे के साथ, यानी कि कैपिटल टी के साथ। तो F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रारूप आता है, अर्थात सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 100% लंबे पौधे जो है वो हमें प्राप्त होते हैं, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन देखो, ऐसे संकरण को जिसमें एक गुण का नियंत्रण एक जीन द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं एकल संकर संकरण कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एकल संकर संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। तो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात पूछ रहा है F2 पीढ़ी के अंदर एकल संकर संकरण में, तो ये आ जाएगा 3:1, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर अपने बात करें तो जब हम पौधों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो अगर हम दो लक्षणों को ध्यान में रखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विसंकर संकरण। तो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात आता है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप अनुपात आता है 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1। अब जीन प्रारूप अनुपात को याद रखने के लिए ट्रिक है 12:24:12:12:1। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो इसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर ये एक जनक का जीन प्रारूप है जो कि आनुवंशिक रूप से शुद्ध है।
दूसरी तरफ स्मॉल टी और स्मॉल आर ये दूसरे जनक का जीन प्रारूप है जो कि आनुवंशिक रूप से शुद्ध है। तो दोनों के लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, इन दोनों में अगर अपने क्रॉस करवाएंगे तो इसको बोलेंगे द्विसंकर संकरण। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। ये कहता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस करवाया जाता है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी के संयोग से शुद्ध स्मॉल डी गुण किस अनुपात में मिलेगा। तो इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण से ही हम लोग इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। जो समयुग्मजी प्रभावी जीन प्रारूप होता है उसमें 1:4 का अनुपात आता है, विषम युग्मजी के लिए 1:2 का अनुपात आता है और समयुग्मजी अप्रभावी के लिए 1:4 का अनुपात आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने स्मॉल डी कहा है तो इसके लिए समयुग्मजी अप्रभावी है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 1:4। उसके बाद व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें तो अगर हम दो पौधों को नर और मादा के रूप में परिवर्तित करके या बदलकर संकरण कराते हैं तो इसको व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, पहले क्रॉस के अंदर हमने ए को नरजनक की तरह यूज किया है और बी को मादाजनक की तरह यूज किया है। तो ए के परागकण लेके और बी को परागित किया जाता है और जो हमें बीज एकत्रित करने हैं वो बी पौधे से ही किए जाते हैं। दूसरे क्रॉस में आप देख सकते हो जो ए है इसको हमने मादाजन की तरह यूज किया है और बी जो है इसको नरजन की तरह यूज किया है। तो बी के परागकण लेके हम लोग ए पौधे को परागित करते हैं और जो बीज हैं वो फिर ए पौधे से ही एकत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम दो पौधों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 संकर प्राप्त होता है। इस F1 संकर का क्रॉस जो है अगर हम किसी भी एक जनक के साथ करवा दें तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतीप संकरण। तो आप देख सकते हो ए और बी दो जनक हैं जिनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो इसको बोलते हैं, इसे हमें प्राप्त होता है F1 संकर या F1 हाइब्रिड। अब इस F1 संकर का क्रॉस अगर हम ए या बी इन दोनों में से किसी भी एक के साथ करवा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, संतति व उसके पैतृक में संकरण कहलाता है। तो अभी हमने बात की, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण। तो इसमें आंसर आ जाएगा 3rd। उसके बाद बात करेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस की। तो इसमें क्या होता है, जब F1 संकर का क्रॉस हम उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसको हम लोग परीक्षण संकरण कहते हैं। अब परीक्षण संकरण के अंदर जो अनुपात आता है वो एकल संकर संकरण के लिए आता है 1:1 और द्विसंकर संकरण के लिए आता है 1:1:1:1। तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर हमने शुद्ध प्रभावी जनक का क्रॉस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया है शुद्ध अप्रभावी के साथ स्मॉल टी के साथ, और जिससे हमें F1 प्रजनन या F1 संतति प्राप्त हुई है। अब इस F1 संतति का क्रॉस करवाएंगे शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ, तो स्मॉल टी के साथ अगर अपने क्रॉस करवाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, एक द्विसंकर का परीक्षण संकरण कराने पर उसकी संतति का दृश्य रूप अनुपात होगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1:1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी द्विसंकर का परीक्षार्थ संकरण किया जाता है तो संतति दृश्य रूप अनुपात होगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1:1:1:1। 3rd आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, F1 तथा अप्रभावी जनक के संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो क्वेश्चन, लंबे विषम युग्मजी पौधों का बौने पौधों से संकरण कराया जाता है, प्राप्त संतति में लंबे व बौने पौधों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो है परीक्षण संकरण हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1:1। परीक्षण संकरण पे 2 नंबर की परिभाषा इसमें पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद देखो, एक F1 जीव का उसके अप्रभावी माता पिता यानी कि जनक के साथ संकरण को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा परीक्षण संकरण कहते हैं। उसके बाद देखो, किसी द्विसंकर की परीक्षण संकरण में संतति का अनुपात 9:3:3:1 होता है। बिल्कुल गलत बात है, ये आंसर आता है इसमें 1:1:1:1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस या त्रिबिंदु परीक्षण क्रॉस क्या होता है। अगर हम एकल संकर संकरण में परीक्षण क्रॉस कर रहे हैं, परीक्षण संकरण कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक बिंदु परीक्षण क्रॉस। अगर द्विसंकर संकरण में परीक्षण संकरण कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे द्विबिंदु संकरण परीक्षण क्रॉस। और अगर हम त्रिसंकर संकरण में परीक्षण संकरण कर रहे हैं
तो उसको बोलेंगे त्रिबिंदु परीक्षण क्रॉस। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, त्रिसंकर संकरण के द्वारा त्रिसंकर जीव जो है उसको प्राप्त कर लिया जाता है, जो तीनों जीनों के लिए क्या होता है, विषम युग्मजी होता है। अब इस विषम युग्मजी त्रिसंकर का क्रॉस करवाया जाता है उसके अप्रभावी जनक के साथ, यानी कि परीक्षण क्रॉस करवा लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस या त्रिबिंदु परीक्षण क्रॉस। अब क्वेश्चन देखो, त्रिबिंदु परीक्षण क्रॉस क्या है, इस पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद प्रभाविता या डोमिनेंस क्या होता है, तो जब भिन्न युग्म विकल्पी लक्षण रखने वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों में से, दोनों जनकों के लक्षणों में से केवल एक ही जनक के जो लक्षण हैं वो प्रकट हो पाते हैं या अभिव्यक्त हो पाते हैं, जबकि जो दूसरा लक्षण, दूसरे जनक का जो लक्षण है वो छुप जाता है। तो जो लक्षण अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छुप जाता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल टी ये है शुद्ध लंबा, और स्मॉल टी ये है शुद्ध बौना। तो इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो जीन प्रारूप है ये आता है F1 संकर के अंदर। अब इसका जो गुण है या इसके अंदर जो लक्षण है वो आएगा टॉल प्लांट्स, यानी लंबेपन का जो लक्षण है वो यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब जो लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी है, और बौनेपन का जो लक्षण है वो छुप जाता है, यहाँ पे प्रकट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो प्रभाविता पे 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस क्या होता है, तो जब किसी पौधे में किसी लक्षण के लिए समजात गुणसूत्रों पर जो दोनों युग्म विकल्पी हैं वो भिन्न होते हैं, तो इसको हम लोग विषम युग्मजी अवस्था बोलते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर जो युग्मक हैं वो 2 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। ये जो शब्द था विषम युग्मजी और सम युग्मजी, ये किसके द्वारा दिया गया था, बेटसन ने दिया था, 1902 ईस्वी में दिया था। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये विषम युग्मजी अवस्था है। तो क्वेश्चन देखो, एक जीन के अलग अलग युग्म विकल्पियों तथा 2 प्रकार के युग्मक पैदा करने वाला प्राणी कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विषम युग्मजी। 2 विभिन्न प्रकार के विकल्पी वाले जीव को कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विषम युग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर आ जाएगा बेटसन के द्वारा किया गया था 1902 ईस्वी में, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेंडल की आनुवंशिकता के नियम यानी कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की अगर अपने बात करें तो मेंडल ने 1866 के अंदर खोज की थी, लेकिन मेंडल की खोज को मान्यता नहीं मिली। उसके बाद वर्ष 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों के अंदर खोज की और वही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने 1866 में किए थे। ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ष 1900 है इसको मेंडलवाद की पुनर्खोज का वर्ष भी कहा जाता है। अब वर्ष 1900 के अंदर ही कार्ल कोरेंस ने मेंडल की जो खोज थी उसको आनुवंशिकता के नियमों के रूप में स्थापित कर दिया। तो आनुवंशिकता के जो नियम थे वो कार्ल कोरेंस के द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें 4 नियम है। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले प्रभाविता के नियम की अगर अपने बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो इसके अनुसार जब 2 विपरीतार्थक लक्षण रखने वाले या भिन्न युग्म विकल्पीय लक्षण रखने वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो दोनों जनकों के लक्षणों में से एक ही जनक के जो लक्षण हैं वो अभिव्यक्त हो पाते हैं, जबकि दूसरे जनक के जो लक्षण है वो छुप जाता है। तो जो लक्षण अभिव्यक्त हो गया उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छुप जाता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता है, तो कुछ अपवाद भी इसके देखने को मिलते हैं। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता में क्या होता है, दोनों जनकों के जो लक्षण हैं वो साथ साथ प्रकट होते हैं F1 संतति के अंदर, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, दोनों जनकों के जो लक्षण हैं वो एक साथ मिश्रित हो जाते हैं और कोई नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता इसके अपवाद हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पौधा है, और दूसरा स्मॉल टी ये शुद्ध बौना पौधा है। इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया तो इससे हमें F1 संतति मिलेगी, और ये F1 संतति हमने क्या देखा कि ये टॉल है, यानी कि लंबे पौधे यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबेपन का गुण है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, जबकि जो बौनेपन का लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव कैरेक्टर है।
दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इस नियम के अनुसार एक पौधे से जितने भी युग्मक बनते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं। तो ये शुद्ध क्यों होंगे? क्योंकि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों के दोनों जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब उन समजात गुणसूत्रों पर जो दोनों युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं वो भी अलग अलग गुणसूत्रों में चले जाते हैं। तो दोनों युग्म विकल्पी एक साथ एक ही युग्मक में नहीं रह सकते। इसी वजह से जो युग्मक बनते हैं उनमें केवल एक ही प्रकार का युग्म विकल्पी होता है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा, कैपिटल आर या स्मॉल आर होगा, है ना। इस तरह के जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं जो कि 100% शुद्ध होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास F1 संकर है जो कि क्या है, हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको बोल देते हैं अशुद्ध, इम्प्योर, जो कि लंबा पौधा है। अब इससे जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक जो है वो 100% शुद्ध होंगे, क्योंकि जो कैपिटल टी युग्म विकल्पी है ये अलग युग्मक में चला जाएगा और स्मॉल टी जो युग्म विकल्पी है ये अलग युग्मक के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर अपने बात करें तो इसको विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब F1 संतति में युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों के दोनों जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग युग्मकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या होगा, एक जीन के जो दोनों युग्म विकल्पी हैं उनका पृथक्करण हो जाता है, वो अलग अलग युग्मकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। इसे विसंयोजन या पृथक्करण कहा जाता है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे F1 संतति है जो कि विषम युग्मजी है और जो पौधा है वो कैसा है, टॉल है या लंबा है। तो दोनों जो युग्म विकल्पी हैं एक जीन के वो साथ साथ हैं, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होगा तो दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथक्करण या विसंयोजन हो रहा है। तो आप देख सकते हो पृथक्करण का नियम, इसके ऊपर 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद पृथक्करण का नियम क्या है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये आपको समझाना है, 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जो एक जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पियों का जो पृथक्करण है या विसंयोजन है वो किसी दूसरे जीन के दोनों युग्म विकल्पियों के विसंयोजन से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। इसी कारण दूसरी पीढ़ी में जो युग्म विकल्पी हैं उनके नए संयोजन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा किस वजह से होता है, जीन विनिमय की वजह से होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। इसका एक अपवाद है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है सहलगनता। अब इसको डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए F1 संकर है जो 2 जीनों के लिए विषम युग्मजी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर ये पेरेंट टाइप्स हैं या जनक प्रकार है। तो जनक प्रकार के युग्मक बने हुए हैं, लेकिन जो बीच वाले 2 युग्मक हैं ये नए हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। ये नए संयोजन हैं जो किस वजह से बने हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण बने हैं। क्वेश्चन देखो 15 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 15 नंबर में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 2 नंबर में परिभाषा पूछी हुई है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या कीजिए, 15 नंबर में पूछा हुआ है। एक संकरण एवं द्विसंकरणों का उदाहरण देते हुए मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, आप किस नियम को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों, ये बताइए। मेंडल के वंशानुगति के नियमों की व्याख्या कीजिए, 15 नंबर में क्वेश्चन है। मेंडल के वंशानुगति के क्या नियम हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद युग्मकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे। तो किसी भी प्लांट के अंदर आप लोग युग्मकों के प्रकार बता सकते हो अगर आपको उसका जीन प्रारूप पता है तो युग्मकों के प्रकार के लिए फॉर्मूला है 2 की घात n। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। एक द्विसंकर का जीन प्रारूप हमें दे दिया गया है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। उससे कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं, कैपिटल A स्मॉल a विषम युग्मजी है, एक जोड़ा हो गया, कैपिटल B स्मॉल b विषम युग्मजी है, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो टोटल 2 जोड़े हैं। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद देखो एक पौधा जिसका जीन प्रारूप
कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, वह कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू प्रकार के युग्मकों का निर्माण करेगा। बिल्कुल गलत बात है, इस प्रकार के युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखो, एक जीन प्रारूप कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से प्राप्त युग्मक होंगे कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद बात करेंगे कॉपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी की, युग्मन और प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये जो शब्द है वो बेटसन के द्वारा दिए गए थे और ये जो सिद्धांत है वो बेटसन एंड पुनेट के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले कॉपलिंग क्या चीज होती है या युग्मन क्या चीज होती है, तो वो ये कहता है कि एक जनक से जो जीन है वो आते हैं तो वो एक ही युग्मक के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है, और इसका मतलब वो एक साथ ही वंशागत होंगे और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मन या कपलिंग। उसके बाद रिपल्सन या प्रतिकर्षण क्या होता है, ये कहता है कि ऐसे जीन जो अलग अलग जनकों से आते हैं वो अलग अलग युग्मकों के अंदर प्रवेश करते हैं और इस वजह से इनकी जो वंशागति है वो भी अलग अलग होती है और इसी को रिपल्सन या प्रतिकर्षण कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, सहयोग तथा दुराव शब्दों को प्रतिपादित किया गया था, तो कपलिंग एंड रिपल्सन के बारे में पूछ रहा है ये, तो आंसर आ जाएगा बेटसन व पुनेट के द्वारा दिया गया था, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखो, मेंडल के पेपर का शीर्षक क्या था, तो इसमें मेंडल के पेपर का शीर्षक था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या पादप संकरण पर प्रयोग। तो 1865 में मेंडल ने यह पेपर लिखा था और 1866 में ग्रेगर मेंडल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये एक तरह का शोध पत्र था और मेंडल को हम लोग आनुवंशिकी का संस्थापक या आनुवंशिकी का जनक भी इसको मानते हैं। तो आप देख सकते हो मेंडल के पेपर का शीर्षक क्या था, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में इसको बोलेंगे पादप संकरण पर प्रयोग।